concentration and This call is now being recorded. dealing with inhibitors. Now, inhibitors basically what are they? They look like a substrate. They look alike substrate and they both compete for the enzyme. Now, enzymes activity depends to be a large extent on the inhibitors. Now, there are two types of inhibitors. First one is competitive, second one is non-competitive. Okay. Now, non-competitive further has two types, reversible and non-reversible. Now, if we will talk about competitive, in this the inhibitor resembles to substrate. वो एकदम substrate के जैसा दिखता है, and it binds to with the enzyme so that enzyme affinity with the substrate reduces or Km value increases. कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपको रिकॉल करा दूं, Km क्या है? Km इज द Vmax बाय 2। Km जो है, अगर किसी एंजाइम को, ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब क्या? रिएक्टेंट। अगर कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिस दिन पूरा का पूरा, उस टाइम हम उसको Vmax बोलेंगे। लाइक यहाँ पे सबस्ट्रेट था, ये रहा प्रोडक्ट, पूरा कन्वर्जन हो गया तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे अटेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज Vmax। ओके। Vmax बाय 2 कितने देर में वो अटेंड होता है वो बताता है Km। Km इज Vmax बाय 2, दिस हाफ। नाउ जो Vmax बाय 2 Km है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी बताता है। जितनी Km वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एफिनिटी कम होगी एंजाइम के सबस्ट्रेट से। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास, मुझे एक रिएक्शन कंप्लीट करवानी है और मेरे पास दो एंजाइम यूज करने के ऑप्शंस हैं और मुझे रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो करवाना है। ओके। तो मेरे पास एक एंजाइम है, उसका Km की वैल्यू दी है 4 आवर्स, और एक और एंजाइम है जिसकी Km की वैल्यू मुझे दी है 4.5 आवर्स। अब मुझे रिएक्शन को देर से कराना है तो विद द हेल्प ऑफ Km वैल्यू आई कैन डिसाइड कि मुझे कौन सा एंजाइम लेना है। तो मुझे रिएक्शन को स्लो करानी है तो मैं Km जिसकी ज्यादा होगी उसको लूंगा, क्योंकि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी। तो मुझे रिएक्शन स्लो करानी है तो मैं यूज करूंगा सेकंड वाला। वहीं अगर मुझे रिएक्शन फास्ट कराना हो, मेरे पास 3 Kms के ऑप्शन है। जैसे एक का है 1 आवर, एक का है 2 आवर, एक का है 1.1 आवर। तो मुझे स्पीड में रिएक्शन करानी है तो मैं जिसका सबसे कम Km होगा वो यूज करूंगा। जिसका Km कम होगा उसकी बाइंडिंग एफिनिटी एंजाइम की सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है Km जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके। तो आपको मैंने पहले तो बेसिक्स बताया कि Vmax बाय 2 और Vmax में क्या है फर्क है। ओके। तो देखो, competitive, in this inhibitor resembles the substrate and it binds with enzyme so that enzyme's affinity with substrate reduces or Km value increases. Km is inversely proportional to enzyme affinity with substrate। जिस जिस एंजाइम की Km कम होगी वो अच्छा फास्ट रिएक्शन करवाएगा, जिस एंजाइम की Km वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिएक्शन बहुत टाइम लेके होगा, क्योंकि उसमें इनहिबिटर्स का रिएक्शन या इनहिबिटर्स का रोल ज्यादा है। Now Km is the concentration at which chemical reaction catalyzed by enzyme attains half of its Vmax। अब मैंने इसको कल आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताया था कि अगर मेरे पास 10 एंजाइम है और मैं एक एक, और मेरे पास 10 सबस्ट्रेट है और 10 इनहिबिटर भी है, तो मान लो 5 एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेंगे और 5 इनहिबिटर के साथ। तो पहले इनहिबिटर ना होने से पहले 10 के 10 सबस्ट्रेट मेरे 10 के 10 एंजाइम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते थे। बट करंट सिनेरियो के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं वो 50% एंजाइम्स किसके साथ अटैच, इनहिबिटर के साथ। तो हमारा रिएक्शन टाइम जो प्रोडक्ट बनने का था 10 का, वो 2x टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 5 बनते थे 4 मिनट में, अब 10 बनेंगे 8 मिनट में, क्योंकि एंजाइम अवेबिलिटी तो कम हो गई है। तो वही है कि अगर कंपटीशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में हुआ तो सबस्ट्रेट
कि तो रिएक्शन टाइम 50% से बढ़ने के चांस हो जाते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कितना इनहिबिटर बाइंड किया है। मान लो 10 में से 8 इनहिबिटर्स के साथ एंजाइम ऐड है और सिर्फ 2 के साथ सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ऐड है, तो ये रिएक्शन सिर्फ 20% हो पाएगा। मतलब पहले 4 मिनट में 100 होता था, अब सिर्फ 4 मिनट में 10 प्रोडक्ट्स मिलते थे, अब 4 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन को अब खत्म करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये परसेंटेज पे है कितना ज्यादा एंजाइम है और कितना ज्यादा इनहिबिटर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे इस कंपटीशन में सबस्ट्रेट को जिताना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दो चीजें कर सकता हूँ, या तो इनहिबिटर की क्वांटिटी कम कर दूं या तो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दूं, ताकि एंजाइम की बाइंड करने की चांसेस बढ़ जाए तो सबस्ट्रेट के साथ। तो आपको बस ये याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पॉइंट, जो पार्ट ट्यूब टेबुलर डाटा में है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो कांस्टेंट होता है, मतलब प्रोटॉन से है, बट केएम की वैल्यू मतलब रिएक्शन की जो टाइम है वो बढ़ जाता है, केएम की वैल्यू बढ़ जाती है एंड वीमैक्स कांस्टेंट होता है। तुम्हें बस ये याद रखना है, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वीमैक्स कांस्टेंट है, देखो ऊपर वीमैक्स, दोनों दोनों भी ग्राफ टच कर रहे हैं। ये क्या है? सी आई ग्रुप। अगर इनहिबिटर होगा तो रिएक्शन ऐसा होगा, अगर रिएक्शन इनहिबिटर नहीं होगा नॉर्मली ऐसा होगा। तो दोनों में क्या फर्क आया है आपने देखा है, वी मैक्स तो दोनों में टच कर रहे हैं, बस के एम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है, ये इंक्रीज इन के एम की वैल्यू दिखा रही है। ओके, डन। नाउ विल टॉक फर्दर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, पहले कॉम्पिटिटिव के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जिसके अंदर ASE लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ASE, वो रिप्रेजेंट करेगा एंजाइम। इन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस मेलोनेट एक्ट एज इनहिबिटर। कौन एक्ट करता है? मेलोनेट जो है इनहिबिटर जैसा एक्ट करता है। किसके लिए? सबस्ट्रेट कौन है उसमें? सक्सिनेट। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस के अंदर मेलोनेट जो है वो इनहिबिटर जैसे एक्ट करता है। और किस इनहिबिटर के साथ वो बाइंड करता है, सॉरी किस सबस्ट्रेट के लिए वो इनहिबिट करता है? सक्सीनेट। तो आपको ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड है सल्फा ड्रग्स। सेकंड एग्जांपल है sulfur drugs act as inhibitor which competes with PABA for active sites of XYZ enzyme। सल्फा ड्रग्स जो है, जब हम कोई सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो इनहिबिटर जैसे कॉम्पीट करता है पाबा के साथ, और उस वो एक XYZ एंजाइम जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके लिए कॉम्पीट करता है। अब पाबा क्या है? पाबा इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पाबा जो है वो बैक्टीरिया यूज करता है टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर। तो जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ रोकने के लिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह जिसमें सल्फर हो, तो सल्फर क्या करता है? इट कॉम्पीट्स विद द पाबा। तो पाबा बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा, और डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हमने उसकी ग्रोथ बॉडी में रोक दी। जैसे मैंने लिखा है बैक्टीरिया जो है वो XYZ एंजाइम की वजह से सेल डिवीजन करता है, और उस सेल डिवीजन में पाबा जो है कन्वर्ट कर देता है फोलिक एसिड को, एंड फोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन। तो जब हम सल्फर ड्रग देते हैं तो ये जो एंजाइम है हमारा XYZ, इसके साथ कौन कॉम्पीट कर लेता है? सल्फर। तो सेल डिवीजन के चांसेस हम कम कर देते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। Now, moving further, non-competitive inhibitor. In this, there are two types: irreversible and reversible. नॉन कॉम्पिटेटिव में दो हैं। एक रिवर्सिबल है कि मतलब एक बार वो रिटर्न आ सकता है, और इरिवर्सिबल मतलब परमानेंटली चेंज हो जाएगा शेप। तो इरिवर्सिबल के अंदर देखो, कॉम्पिटेटिव के अंदर डायरेक्ट कंपटीशन था एंजाइम और सबस्ट्रेट का, बट नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है? जो इनहिबिटर है
वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट नहीं करता, वो एंजाइम की शेप को चेंज करने पे फोकस करता है। ओके, तो इन दिस देयर आर टू टाइप्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अगर हम बात करें पहले इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो उसका एग्जांपल है साइनाइड किल्स बाय एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है और ये आपको एज इट इज करना पड़ेगा। साइनाइड पॉइजनिंग के जो भी केसेस होते हैं जिसमें लोग साइनाइड खा लेते हैं, तो उसमें वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, जो मेजर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म का एंजाइम है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाइंड साइनाइड जो है परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है और धीरे धीरे बॉडी डेथ की तरफ चली जाती है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो ग्राफ हमारा बनेगा वो ये रहता है कि वीमैक्स अटेंड ही नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम का शेप तो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो गया है। और ऊपर हमने देखा है फिशर के थ्योरी में कि लॉक एंड की मैकेनिज्म है, जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसे ही शेप का एंजाइम होता है। अगर हमने एंजाइम का शेप ही बदल दिया, मान लो एंजाइम की प्लास्टिक सर्जरी करके शेप बदल दिया, तो वो तो पहचानेगा ही नहीं सबस्ट्रेट से। अब इतना दिमाग तो है नहीं, वो एक केमिकल है कि नहीं ये मेरा सबस्ट्रेट ही है, बस इसने हेयर स्टाइल बदल ली है। तो इसलिए इसमें वीमैक्स कभी अटेंड नहीं हो पाता है, बट केएम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। केएम वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, बट वीमैक्स जो है वो कम हो जाता है। ओके, नाउ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें टेम्पररी चेंजेस होता है। इसमें कैसे एग्जांपल दिया है, सम एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन चेन रिएक्शन, कुछ एंजाइम्स हैं जो चेन रिएक्शन में काम करते हैं, आर एग्जांपल ऑफ इट। देयर इज एन एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट विच कंट्रोल्स द एंजाइम एक्टिविटी। एग्जांपल एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, एग्जांपल एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस इज इनहिबिटेड बाय ATP। और सेकंड एग्जांपल है हेक्सोकाइनेस चेंजेस द सबस्ट्रेट ग्लूकोज टू प्रोडक्ट G6PD in glycos in glycosidic and decreases the enzyme which gives negative feedback। आपको बस इतना याद रखना है, एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस जो है वो ATP से इनहिबिट हो जाता है, और हेक्सोकाइनेस जो है सबस्ट्रेट ग्लूकोज को G6PD से इनहिबिट करता है, ठीक है। अब इसमें रिवर्सिबल में होता क्या है, मान लो ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, तो इसमें ये एक्टिव साइट है, इसको छोड़ के कहीं पे भी एक जगह पे एलोस्टेरिक साइट होता है। क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द शेप टेम्पररीली। अगर कोई प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पे बैठ जाए तो एंजाइम का शेप बदल देता है। मान लो एंजाइम ऐसा है, तो अब एंजाइम ऐसा हो जाएगा। अब एंजाइम ऐसा हो जाएगा, इसका एक्टिव साइट अभी भी वैसा ही है, बट इसका शेप बदल गया। तो अब जब सबस्ट्रेट आएगा उसको बाइंड करने ऐसा, तो उसको लगेगा ये कोई और एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सटेंशन हो गया, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शेप चेंज कर देना टेम्परेरी, ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ बाइंड ना कर पाए। ओके, अब क्लासेस ऑफ एंजाइम देखेंगे ये एनसीईआरटी है। मतलब ऑक्सीडेशन, ई मतलब सॉरी, मतलब एल्वा मतलब लाइट, आई मतलब आइसोमर। एक एस है मतलब सबस्ट्रेट है, वो रिड्यूसिंग नेचर में है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर में है, और यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम यूज किया। तो देखो एस डैश ऑक्सीडाइज के फॉर्म में बताया, एस डैश ये सबस्ट्रेट वन है, ये सबस्ट्रेट टू है। तो जो सबस्ट्रेट था जो रिड्यूस फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो जाता है। समझा?
ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस एंजाइम्स ऐसे हैं जो किसी एक सबस्ट्रेट को, और जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस कर सकता है, और जो रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। एग्जांपल डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस, कैटालेस, परऑक्सीडेस। डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस, कैटालेस एंड परऑक्सीडेस। सेकेंड, ट्रांसफरेस। ट्रांसफरेस मतलब मान लो कोई सबस्ट्रेट के पास ग्रुप है एस डैश जी, जी से यानी ग्रुप, और दूसरा सबस्ट्रेट जो है उसके पास कोई ग्रुप नहीं है, एस डैश इज डिफरेंट सबस्ट्रेट। अगर ट्रांसफरेस एंजाइम यूज किया तो जो सबस्ट्रेट ग्रुप के साथ था वो सिंगल हो जाएगा, और जो बिन ग्रुप के था उसके साथ ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे एंजाइम्स जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेस एंजाइम। उसका एग्जांपल दिया है काइनेस। काइनेस ग्रुप जो है वो ट्रांसफर में मदद करता है। और ट्रांसएमिनेस, NH2 का। नाउ हाइड्रोलेस, enzymes catalyzing the hydrolysis of ether, ester, peptide, glycosidic, CCC, halide और PN bonds। इन सब को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेस। जो भी एंजाइम्स पानी यूज करके ईथर, ईस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन और हलाइड और पीएन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। एग्जांपल प्रोटीएस, अमाइलेस, लाइपेस, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें आते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, किसके अंदर? हाइड्रोलेस ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट लाइस है। नौ लाइस का मतलब है ऐसा दो सबस्ट्रेट होंगे साइड में लगे हुए ऐसे, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, और जो मेन पहले पुराना वाला सबस्ट्रेट था वो डबल बॉन्ड कर लेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, अब यहाँ C डबल बॉन्ड C बन गया प्लस HCl बन गया। तो आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ OH ग्रुप ना रहे, वरना वो हाइड्रोलेस। अगर मान लो यहाँ पे OH ग्रुप मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने H2O बना दिया, तो ये OH ग्रुप आ गया, मतलब ये अब लाइस नहीं रहा, ये हाइड्रोलेस में चला गया। हाइड्रोलेस भी सेम ही होता है। ओके, डन। तो पानी नहीं होना चाहिए इसमें, एक्स और वाई जो भी सबस्ट्रेट होगा ये, इट शुडंट बी वाटर। इसका एग्जांपल है एल्डोस, डिकार्बोक्सिलेस एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ओके, isomerase, all enzymes catalyzing the interconversion of optical, geometric और positional isomers। जैसे आपने ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ा होगा G6PD का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फोकाइनेस में। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक से दूसरे में वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरेस। जो आइसोमेरेस वो स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, फंक्शनली थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वगैरह सेम होता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सेम है, C6H12O6। तो उनमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, वरना स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर ग्लूकोज से फ्रुक्टोज करना हो, ग्लूकोज से गैलेक्टोज करना हो, तो उसमें हम आइसोमेरेस एंजाइम यूज करते हैं। ओके, नाउ लाइगेस, एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और सल्फर है, कार्बन नाइट्रोजन है, और फॉस्फोरस ऑक्सीजन है। तो ऐसे एंजाइम्स जो लिंकिंग ग्रुप को बनाने में मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइगेस। नाउ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोडिंग नॉमेनक्लेचर, उन्होंने 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन दी एंजाइम की। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4। पहला वाला जो लेटर होगा उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो क्लास ऑफ एंजाइम, और हमने देखा क्लास 6 है टोटल। कौन कौन से? ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइस, आइसोमेरेस एंड लाइगेस। ये 6 को ऑर्डर में ही लर्न करना है। ऐसा नहीं पहले ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस फिर लाइगेस फिर आइसोमेरेस, नहीं, ये ऑर्डर 6 के 6 एज इट इज याद करने पड़ेंगे, तभी जाके ऐसे न्यूमेरिकल्स लग पाएंगे जो नीट में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, विल शो यू, बट वो ऑर्डर से ही करने पड़ेंगे आपको। तो IUCN कैटेगराइज एंजाइम इन 4 टाइप्स। पहला लेटर क्लास बताएगा, सेकंड सब क्लास बताएगा, थर्ड सब सब क्लास बताएगा, एंड फोर्थ यूनिक नंबर ऑफ आइसोलेशन बताएगा, कैसे उसको आइसोलेट कर पाएंगे।
नाउ विच वन रिसेम्बल लाइगेस, ऐसा पहला क्वेश्चन है, विच वन रिसेम्बल लाइगेस, और ऑप्शन में है 5135, 3126, 2162 एंड 6132। अब लाइगेस जो है वो हमें पता है कि सिक्स्थ नंबर का क्लास था। आप देखो पहले यहाँ पे सिक्स नंबर का है लाइगेस, तो हमें इसमें पहला नंबर देखना है और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन में दिया 5135, 5 का मतलब होता है फिफ्थ क्लास का एंजाइम, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट लेटर यहाँ पे देखो क्लास बताएगा। तो 5135 में 5 किस में आता है, आइसोमेरेस में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ पहला लेटर देखना है आपको। सेकंड ऑप्शन में 3126, थर्ड नंबर मतलब ऑक्सीडोस रिडक्टेस ट्रांसफरेस, उसके बाद हाइड्रोलेस आता है, तो थर्ड नंबर मतलब हाइड्रोलेस, और हमें लाइगेस चाहिए, लाइगेस सिक्स्थ है तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 2162, टू मतलब ट्रांसफरेस ग्रुप ऑक्सीडो रिडक्टेस के बाद, तो ये भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट है 6132, उसमें पहला लेटर 6 है और हमें पता है कि वो सिक्स नंबर मतलब लाइगेस है, तो वो आंसर करेक्ट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन देखना है। क्या देखना है, पहला ऑप्शन 6132। ओके, सेकेंड लेटर सब क्लास बताएगा, थर्ड सब सब क्लास बताएगा, फोर्थ यूनिक नंबर ऑफ आइसोलेशन, बट अपने को सिर्फ और सिर्फ पहले से ही लेटर देख के आंसर मिल जाएगा, तो इतनी मेहनत सेकेंड थर्ड के लिए नहीं करनी है। सिर्फ वो 6 क्लासेस याद रखने हैं, वो भी ऑर्डर में। ऑर्डर है, पहला ऑक्सीडो रिडक्टेस, देन सेकेंडरी ट्रांसफरेस, देन थर्ड नंबर पे हाइड्रोलेस, फोर्थ लाएस, फिफ्थ आइसोमेरेस एंड सिक्स्थ लाइगेस। तो इसको प्रॉपरली आपको करना है, एनसीईआरटी में दिया है, आप चाहो तो वहां देख सकते हो, वहां एस दिया होगा तो दैट इज सबस्ट्रेट, प्लीज डोंट कंफ्यूज। Okay, now moving towards the end topic of this chapter, that is cofactors। इसके मैं कल मतलब नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10-20, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। कोफैक्टर्स की बात करें तो सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन ग्रुप टू कंप्लीट इट सेक्शन। अब मैंने क्या बोला, एंजाइम्स रिएक्शन को फास्ट करते हैं, पर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो 100% रिएक्शन खुद से कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनको किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। प्रोटीन पार्ट क्योंकि हमने देखा था 99% एंजाइम प्रोटीन होता है, 1% न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो 99% प्रोटीन ग्रुप है उसमें जो एंजाइम्स हैं उसमें भी 90% एंजाइम्स अपना काम खुद से कर लेते हैं, बस 10% को दूसरों की जरूरत पड़ती है। रिएक्शन के स्टार्टिंग में थोड़ी सी पड़ सकती है, बीच में पड़ सकती है, या टूवर्ड्स द टर्मिनल पड़ सकती है। तो उस क्राइटेरिया पे हमने एंजाइम्स को दो हिस्सों में डिफाइन किया है। तो को फैक्टर पढ़ रहे हैं, सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन ग्रुप टू कंप्लीट इट्स एक्शन, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज को फैक्टर। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, को फैक्टर। एंजाइम्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, सिंपल और होलो एंजाइम। सिंपल में 100% सारा काम विदाउट किसी के मदद के कौन कर लेता है, एंजाइम, ऐसे एंजाइम को हम सिंपल एंजाइम बोलते हैं। फिर सेकेंड क्लास है ऐसे एंजाइम्स जो 90 से 99% काम खुद से कर लेते हैं, बट 1% वो बीच में अटक जाते हैं और उनको नॉन प्रोटीन पार्ट लगता है। ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं या एपो एंजाइम बोलते हैं। तो अब इसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होगा 99%, उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम, एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो मदद ले रहा है जिसकी, उस मदद वाले को हम को फैक्टर बोलेंगे। तो होलो एंजाइम दो चीजों से बना है, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर दो चीजों से बना है। ये टर्म आपको पूछा जाएगा, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, and that protein part is apoenzyme and non-protein part is cofactor। ओके, नाउ कोफैक्टर जो है, अब हमें इसमें एंजाइम वाला पार्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमें इसमें नॉन एंजाइम वाला पार्ट पढ़ना है। तो नॉन एंजाइम वाला पार्ट कौन कौन से है, मतलब कौन सा है, कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर के तीन टाइप्स है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक
एंड मेटल आयंस। एनसीईआरटी में दिया है, आपको रीड करने के लिए मिल जाएगा। देखो, कोफैक्टर के 3 टाइप्स है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयंस ग्रुप। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जो पहला वाला टाइप है कोएंजाइम, वो ऑर्गेनिक इन नेचर का होता है। मतलब वो कोई ना कोई लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड में से होगा। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, मेजरली ऑर्गेनिक होता है। और जो मेटल आयंस है, अब वो तो आयंस है, तो आयंस इज ऑलवेज काउंट अंडर इनऑर्गेनिक पार्ट। तो मेटल आयंस जो है वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अब नेचर बात करें कि एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर का रिलेशन कैसा है, तो को एंजाइम अगर अपने एपो एंजाइम से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, सिर्फ जब ज़रूरत पड़े तभी जाके उसकी मदद कर दे, वरना साथ में ना ज़्यादा दिखे, तो उसको हम बोलते हैं लूजली बाउंड है। व्हाट वी विल कॉल इट, लूजली बाउंड है, दे आर नॉट फर्मली अटैच। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इसमें टाइटली बॉन्डिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, सॉरी, हाँ, और ये सबस्ट्रेट है, उसमें ये एंजाइम है। एंजाइम प्रोडक्ट बनाने में बीच में कहीं अटक गया, तो इसने को फैक्टर को कॉल किया, इसने मदद की, और फिर को फैक्टर चला गया, फिर एंजाइम ने पूरा रिएक्शन खुद से कर लिया। तो इसमें लूजली बाउंड है, उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। पर अगर को फैक्टर एंजाइम के साथ रिएक्शन शुरू होने से पहले ही चिपक के आया साथ में, और एंडिंग तक उसको मदद बीच में लगी पर एंड तक साथ में ही था, फिर जब एंजाइम रिएक्शन कंप्लीट करके खत्म किया फिर भी वो दोनों साथ में थे, उसको बोलेंगे टाइटली बाउंड। ओके, तो जिसमें एंजाइम सिर्फ जब जरूरत पड़े तब को फैक्टर को बुलाए, दैट इज कोएंजाइम या लूजली अटैच है वो। और जब वो रिएक्शन के शुरू होने से पहले ही साथ में है और एंड तक साथ में है, दैट इज टाइटली बाउंड, एंड उसमें हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है मेटल आयंस। मेटल आयंस में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और वो लोग एक सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में क्या बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। जैसे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। नो, कुछ कारणों के कारण, ड्यू टू सम फैक्टर्स, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो मेटल आयंस, ये देखो एम से डिनोट कर रहा हूं मैं, जो मेटल आयंस है वो एक दूसरे के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, मेटल आयन। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है NAD एंड NADP। उसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, NAD एक एंजाइम है, निकोटीना डायमाइड। तो NAD और NADP में जो निकोटीन वाला पार्ट है, नियासिन वाला, सॉरी, नियासिन डायमाइड। तो इसमें जो नियासिन वाला पार्ट है वो एक वाइटमिन है। वाइटमिन क्या है, मोस्टली लिपिड ग्रुप में भी आता है और वाटर सॉल्युबल ग्रुप में भी आता है। तो यहाँ पे नियासिन जो है एक वाइटमिन है, और वाइटमिन इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप। सेकंड जो एग्जांपल है प्रोस्थेटिक का, उसमें हीम फॉर peroxidase एंड कैटेलेस। हीम जो है उसके अंदर peroxidase और कैटेलेस जो है, हीम इज कोफैक्टर इन peroxidase एंड कैटेलेस एंजाइम। थर्ड, जिंक फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के अंदर जिंक ऐसे कोफैक्टर, वो भी मेटल आयन के फॉर्म में मदद करता है, जबकि हीम जो है वो peroxidase और कैटेलेस एंजाइम के अंदर ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप में हेल्प करता है। तो ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में एज इट इज ही दिए हैं, और आपको इसमें एज इट इज ही लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खत्म किया है। एक बार घर पे आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास ऑफ एंजाइम्स को याद रखना,
ऑर्डर में वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पे ही हैं। यू वोंट नो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंजाइम के इसी पे आते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर Vmax जो है वो कम हो जाता है एंड Km की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और साइनाइड उसका एग्जांपल है। जबकि कॉम्पिटिटिव में Vmax कांस्टेंट होता है और Km बढ़ जाता है। ओके, फिर ये देखो लॉक एंड की मैकेनिज्म, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम की फिक्सिंग का शेप फिक्स होता है। आप सोचो हमारे बॉडी से में कितने सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कभी भी जाके आइस में क्यों नहीं बैठ जाता? उसको जहां मान लो उसको बोन्स को ग्रो करने जाना है तो वो आइस में क्यों नहीं बैठ जाता, हाथों में क्यों नहीं बैठ जाता और कहीं, वो एग्जैक्ट बोन्स के पास ही कैसे जाता है? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स जो है वो भी प्रोटीन होते हैं, ये भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो एंजाइम जैसे एक्ट करता है। तो अपना रिसेप्टर वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस शेप के हिसाब से। मान लो ग्रोथ हार्मोन है, इसका शेप ऐसा है तो उसके रिसेप्टर का ऐसा है। अगर कोई और रिसेप्टर है जिसका शेप ऐसा है, इंस्टेड ऑफ कर्व्ड, ऐसा कर्व्ड होने की जगह ऐसा है, तो ये इसका रिसेप्टर नहीं है। ये पूरे बॉडी में जहां पे उसको ऐसा कर्व्ड वाला खुद का ये मिलेगा शेप, तभी जाके वो वहां पे बाइंड करेगा। तो ये सब जो आइडेंटिफिकेशन है ये सब सबस्ट्रेट करता है, और इसीलिए मिक्सिंग नहीं होती। कोई भी हार्मोन किसी और के रिसेप्टर पे जाके वो उल्टा काम नहीं कर पाता या बाइंडिंग नहीं कर पाता। डेट इज ड्यू टू दिस लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलती है सबका एक फिक्स शेप होता है सबस्ट्रेट का और एंजाइम का, और वो उसी को मैच करता है, किसी और को नहीं। अगर और वर्ड में बोले तो हर ताले की एक फिक्स चाबी होती है, कोई भी चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। और ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर में हमने देखा था 10 डिग्री बढ़ाने से 2x हो जाएगा एंड 10 डिग्री कम करने से वो हाफ हो जाएगा। उसका भी इन्वर्टेड बेल शेप का डायग्राम था। एंजाइम काम कैसे करता है? दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट जल्दी लाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है जल्दी खत्म होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। आई होप आप लोगों को बायोमोलिक्यूल समझा हो, एक बार घर पे भी रीड करना। ठीक है, सो थैंक यू। प्लीज डू रीड एट होम, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि हम इसको देखेंगे नीट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबको समझा है? ओके फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स।